जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। हिंदी साहित्य की दोस्तों रोज अपनी फनी ट्रिक वाले वीडियो आते हैं, तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। ऐसी ही बहुत सारी फनी ट्रिक आज हम आपको बताने वाले हैं, पूरा वीडियो आपको जरूर देखना है दोस्तों। हिंदी साहित्य में आपने देखा होगा कि साहित्य अकादमी पुरस्कार जिन रचनाओं को मिला है वो रचनाएं सबसे इंपॉर्टेंट आपकी मानी जाती हैं, अधिकांश पेपर में वो रचनाएं पूछी जाती हैं, ठीक है। तो मैं आज वो रचनाएं साहित्य अकादमी जिनको पुरस्कार मिला है उन रचनाओं को आपको बहुत ही फनी ट्रिक से याद करवाने वाला हूं, ठीक है। तो पूरा वीडियो आपको जरूर देखना है। और दोस्तों अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो 9098609291, ठीक है, इससे ये नंबर आपको दिया है, इस नंबर पर आप SMS करें, मैसेज करें, आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। आज के वीडियो में क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले आपको टेस्ट करवाया जाएगा, आपको रचना पता है कि नहीं पता है, फिर ओके उसके बाद जो है क्या करना है मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। तो जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें। पहला प्रश्न है, हेमतरंगिणी की रचनाकार कौन है? 4 विकल्प हैं दोस्तों आपके सामने और 2 सेकंड आपको दिए जाते हैं। हेमतरंगिणी बताना है दोस्तों। और आपको पता है दोस्तों कि जो हेम होते हैं, हेमखंड होते हैं, आपने देखा होगा ये हेम है ना, हेमखंड हैं, और ये देखो कैसे जमे हैं, ऐसे जमे हैं जैसा कौन जमा रहता है, माखन। यहाँ पर देखो माखन जमा रहता है, तो हेम जमे हैं माखन की तरह, तो हेम से हो जाएगा हेमतरंगिणी और माखन से हो जाएगा आपका माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है। तो हेमतरंगिणी जो रचना हो जाएगी वो किसकी हो जाएगी, माखनलाल चतुर्वेदी की हो जाएगी। सभी लोगों को पता है दोस्तों, एक भारतीय आत्मा इन्हें कहा जाता है, माखनलाल चतुर्वेदी को, ठीक है। और इसे दोस्तों 1955 में क्या मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अब ये कैसे याद रखोगे 1955, तो आपको पता है दोस्तों कि आपने क्या किया, बचपन से लेके 55 तक क्या खाया, माखन ही तो खाया है। बोले कि सर मैंने तो बचपन से लेकर 55 तक माखन खाया है, माखन, और माखन खाया है तो माखनलाल चतुर्वेदी की हेमतरंगिणी रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला 1955 में, ठीक है। याद हुआ कि नहीं हुआ, हो गया होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पद्मावत संजीवनी व्याख्या के रचनाकार कौन है? 4 विकल्प है हमारे सामने, पद्मावत संजीवनी व्याख्या बताना है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका बिल्कुल सही, वासुदेव शरण अग्रवाल, यानी कि बी नंबर आपका बिल्कुल सही है दोस्तों। और हमें दोस्तों वासुदेव की शरण में अगर जाना है तो अपने पद्मों, अपने पदम से, अपने पैर से चल करके जाना होगा, है ना, पदम से चल करके जाना है कहाँ, वासुदेव की शरण में, ठीक है। तो आपका वासुदेव शरण अग्रवाल हो जाएंगे क्या, पद्मावत संजीवनी व्याख्या के। अब इसको कब साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला ये चीज भी आपको बतानी है। तो दोस्तों 1956 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला पद्मावत संजीवनी व्याख्या के लिए, और 56 इंच का सीना फुला करके हमें वासुदेव शरण की क्या है, वासुदेव की शरण में जाना है। वो भी कैसे जाना है, पद्मों से जाना है, तो पद्मावत संजीवनी व्याख्या, इस प्रकार से याद करेंगे, ठीक है। अगला बताना दोस्तों, बौद्ध धर्म दर्शन की रचनाकार कौन है? 4 विकल्प हैं अपने सामने, रामधारी सिंह दिनकर, वासुदेव शरण अग्रवाल, आचार्य नरेंद्र देव, राहुल सांकृत्यायन। तो बौद्ध धर्म दर्शन, दोस्तों आप भी बौद्ध धर्म के दर्शन करने जाते होंगे, जाते हैं। वैसे ही जो बौद्ध धर्म दर्शन करने गए, कौन गए, नरेंद्र देव गए, और नरेंद्र देव अपनी संतान को साथ में लेके गए, संतान को साथ में लेके गए। तो दोस्तों संतान को साथ में लेके गए, तो बौद्ध धर्म दर्शन को 1957 में क्या मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और ये रचना किसकी है, तो ये रचना है नरेंद्र देव की, ठीक है। इस प्रकार से याद रखेंगे। आपसे पूछा जाएगा बौद्ध धर्म दर्शन के रचनाकार कौन है, तो आपको बताना है नरेंद्र देव, ठीक है। और नरेंद्र देव जो है अपनी संतान को साथ में लेकर के बौद्ध धर्म के दर्शन करने गए थे, ठीक है। अगला बताना है मध्य एशिया का इतिहास के रचनाकार कौन है? 4 विकल्प हैं दोस्तों, 4 में से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, मध्य एशिया का इतिहास बताना है। और इसके जो रचनाकार हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे, मध्य एशिया का
इतिहास यानी कि राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन यानी कि ड नंबर आपका बिल्कुल सही है दोस्तों। मध्य एशिया का इतिहास गवाह है कि राहुल जी, आपने नाम सुना होगा, राहुल जी की क्या नहीं हुई, शादी नहीं हुई। क्या वे 58 साल में शादी करेंगे? कितने साल में? 58 साल में शादी करेंगे क्या, है ना। और पूरे मध्य एशिया में घूम आए हैं, लेकिन उन्हें अभी तक क्या नहीं मिली है, कोई अच्छी लड़की नहीं मिली है। राहुल सांकृत्यायन याद रख लेना, ठीक है। तो मध्य एशिया का इतिहास क्या है? राहुल सांकृत्यायन की रचना है और 1958 में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है, ठीक है। मध्य एशिया का इतिहास, राहुल सांकृत्यायन, और 1958 में क्या मिल गया? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अगला है दोस्तों संस्कृति के 4 अध्याय। ये कौन है? संस्कृति के 4 अध्याय दिन में पढ़ना है या रात में पढ़ना है? तो जल्दी से आप बताएं। संस्कृति के 4 अध्याय दोस्तों हमें दिन में पढ़ना है, इसलिए रचना किसकी हो जाएगी? दिनकर जी की हो जाएगी, ठीक है। दिनकर जी की हो जाएगी। और 59 है ना, 59 याद रख लेना, 59 की है, 1959 की। और याद रखना कि संस्कृति के 4 अध्याय हमें 59 दिन में पढ़ना है। कितने दिन में पढ़ना है? 59 दिन में पढ़ना है। तो 1959 इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलेगा 1959 में, और 59 दिन में मिलना है। तो दिनकर इनकी रचना हो जाएगी, दिनकर की रचना हो जाएगी संस्कृति के 4 अध्याय, ठीक है। तो 1959 आपको याद रख लेना है। इस रचना के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। अगला देखते हैं दोस्तों, कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार कौन है? तो बहुत ही बढ़िया रचना है दोस्तों। 4 विकल्प हैं, 4 में से चयन करना है, कला और बूढ़ा चांद। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसकी रचना है ये? तो अधिकांश लोगों को पता है कि जो कला और बूढ़ा चांद रचना है ये सुमित्रानंदन पंत की है। किसकी है? सुमित्रानंदन पंत की है। ये चीज आप याद रख लेना, है ना। कला और बूढ़ा चांद के बीच क्या है? सुमित्रा है, यानी कि अच्छे मित्र हैं। कला और बूढ़ा चांद अच्छे मित्र हैं। और इसे कब मिलेगा साहित्य अकादमी पुरस्कार? तो इसे मिला है दोस्तों 1960 में। कब मिला है? 1960। अब दोस्तों जब कोई व्यक्ति 60 साल का हो जाता है तो बूढ़ा कहा जाता है, बूढ़ा, है ना, बूढ़ा चांद, है ना। तो 60 साल का हो गया मतलब वो क्या कहलाने लगता है? अब तो यार बोले हम बूढ़े हो गए हैं, बूढ़े 60 साल के हो गए हैं। तो कला और बूढ़ा चांद ये सुमित्रानंदन पंत की रचना है और 1960 में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। ये चीज भी आपको याद रखनी है, ठीक है। भूले बिसरे चित्र के रचनाकार कौन है? दोस्तों याद रख लेना है कि हमें भूले बिसरे चित्र जो होते हैं, आपको पता है कि जब हम बचपन में रहते थे और हम भगवती की बहुत आराधना करते थे, भगवती की बहुत आराधना करते थे। अब आपको भूले बिसरे चित्र याद आ रहे कि नहीं आ रहे? आपको आ रहे होंगे कि आप भगवती की क्या करते थे? अगरबत्ती लगाते थे, पूजा करते थे, अर्चना करते थे। याद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? आ रहे हैं। तो भूले बिसरे चित्र किसके? भगवती के, यानी कि भगवती चरण वर्मा, है ना। भूले बिसरे चित्र भगवती के, तो भगवती चरण वर्मा। और इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल गया 1961 में, ठीक है। कब मिल गया? 1961। ये चीज आपको याद रख लेना है, 61, ठीक है ना। 61 याद रखेंगे। 1960 में आपकी जो कला और बूढ़ा चांद है इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल गया और 1961 में भूले बिसरे चित्र के लिए भगवती चरण वर्मा को मिल गया, ठीक है। अगला बताना दोस्तों, कलम का सिपाही की रचनाकार कौन है? कलम का सिपाही। तो 4 विकल्प हैं दोस्तों, आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? आपने देखा होगा दोस्तों कि जो कलम से लिख गया एक बार, कलम से एक बार लिख गया वो क्या हो जाता है? बोले अमर हो गया। कलम से लिख गया मतलब अमर हो गया। तो कलम का सिपाही कौन होगा? अमर हो गया तो अमृत राय, अमृत राय का है, ठीक है। अमृत राय की रचना है कलम का सिपाही और इसे 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि कलम का सिपाही जो रचना है ये दोस्तों अमर हो गई। कलम से जो लिख गया वो अमर हो गया तो अमृत राय, ठीक है। और अमृत कितने लोग पिएंगे? 63 लोग पिएंगे। कितने लोग? 63। आपने पढ़ा होगा 63 सलाह का पुरुष, पढ़े हैं। पुष्पदंत की रचना है एक महापुराण, महापुराण में 63 सलाह का पुरुषों का वर्णन किया गया है। और कलम का सिपाही अमृत राय की पुस्तक है दोस्तों। और अमृत
63 पुरुष पिएंगे। कौन पिएंगे? 63। तो 1963 में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। अगला है दोस्तों, आंगन के पारद्वार के रचनाकार कौन है? दोस्तों आंगन के पारद्वार, आंगन में जो द्वार रहता है उसके आप आर पार कितनी बार हुए आपको पता है क्या? बोले सर मुझे नहीं पता, मैं इतना बड़ा हो गया, अज्ञेय है, मुझे पता ही नहीं, ठीक है। अज्ञेय है कितनी बार आर पार हुआ, ठीक है। तो आंगन के पारद्वार की रचना हो जाएगी आपकी अज्ञेय की, और इसे कब मिला? 1964 में मिला, ठीक है। 64, तो याद रख लेना है 64 में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला आंगन के पारद्वार के लिए, ठीक है। याद रखेंगे कि सर मैं 64 साल का हो गया, मैं 64 साल का हो गया, आंगन के पारद्वार आर पार कितनी बार गया, अज्ञेय है, मुझे ज्ञात नहीं है। कितने साल के हो गए आप? 64 साल के हो गए, है ना। आंगन के आर पार गए, कितनी बार गए? अज्ञेय, ठीक है। इस प्रकार से याद रखेंगे। रस सिद्धांत के रचनाकार कौन है? अज्ञेय, नगेंद्र, जैनेन्द्र या फिर अमृत राय। तो रस सिद्धांत की हमें बताना है दोस्तों। अब वो रस सिद्धांत नहीं समझ लेना कि जो रस सिद्धांत भरत मुनि ने दिया था, लेकिन ये रस सिद्धांत रचना है। और ये रस सिद्धांत किसकी है? तो ये याद रखना है दोस्तों, ये आपकी डॉक्टर नगेंद्र की है। किसकी है? नगेंद्र की है, नगेंद्र की, है ना। और आपको पता है कि नाग, नगेंद्र से आप याद रखेंगे नाग, और नाग में जो विष का रस होता है, विष का क्या होता है? रस होता है ना। तो रस होता है दोस्तों किसमें? नाग में होता है, ठीक है। कौन सा होता है? विष का रस होता है। और 1965 में जो है क्या मिला आप इन्हें? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। या फिर ऐसे भी याद रख लेंगे कि नाग पंचमी को हम नांग को रस पिलाते हैं, है ना। याद रख लेना, नांग को रस पिलाते हैं। तो रस सिद्धांत डॉक्टर नगेंद्र की है, और 1965 में जो है इसे क्या मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो सभी लोग याद रखेंगे, है ना। और डॉक्टर नगेंद्र हैं दोस्तों, तो डॉक्टर नगेंद्र कैसे हैं? बहुत बुजुर्ग हैं, बोले बहुत बुजुर्ग हैं, 65 साल के हैं, लगभग 65 साल के, है ना। तो 1965 डॉक्टर नगेंद्र की रचना रस सिद्धांत के लिए क्या मिल गया? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल गया। मुक्तिबोध के रचनाकार कौन है? मुक्तिबोध के बताना है दोस्तों। और आपको पता है कि जो जैन लोग होते हैं, जैन लोग बोलते हैं कि हमें मुक्ति मिल जाए, हंसते हंसते हुए मुक्ति मिल जाए, है ना। इस संसार के सुख दुख से मुझे कुछ नहीं लेना देना, मुझे मुक्ति मिल जाए, इस संसार से मुक्ति मिल जाए। कौन लोग बोलते हैं? जैन लोग, है ना। यही बोलते हैं। महावीर भगवान ने कहा है कि शरीर का कल्याण मत करो, आत्मा का कल्याण करो, आत्मा की मुक्ति करो, है ना। तो मुक्तिबोध जैनेन्द्र कुमार की रचना है। और दोस्तों 1966 में इसे क्या मिला? 1966 में मिल गया दोस्तों, क्या मिल गया? यानी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल गया। और दोस्तों याद रख लेना, ये आपकी है मुक्तिबोध की। और 66 मतलब क्या हो जाएगा? अगर किसी को बहुत अच्छे से मुक्ति मिल जाती है, मोक्ष मिल जाता है, मतलब वो क्या लग गया दोस्तों? डबल छक्का, है ना। आप जैसे 6 लगता है मैच में और खुश होते हो, ऐसे ही अगर किसी को अच्छी मुक्ति मिल जाए, है ना, तो वो डबल छक्का हो जाएगा, है ना। डबल खुशी आपको मिल जाएगी, है ना। 6 तो 1966 याद रखेंगे। 1966 मुक्तिबोध को, जैनेन्द्र कुमार की मुक्तिबोध रचना को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अमृत और विष के रचनाकार कौन है? तो अमृत और विष, आपको पता है दोस्तों, ये यहाँ पर आया है अमृत, और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं अमृत। तो अमृत और विष के रचनाकार कौन होंगे? अमृतलाल नागर, ठीक है। कौन होंगे? अमृतलाल नागर होंगे। और इनकी एक रचना है अमृतलाल नागर की, अमृत और विष। और 1967 में दोस्तों, 1967 में इसे क्या मिल गया? 1967 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल गया। और दोस्तों आपको पता होगा कि अमृत क्या हो गया है? बोले अमृत और विष सड़ गए हैं, अमृत और विष सड़ गए हैं, तो 67 अमृत और विष, है ना। मैं अमृत और विष लेकर के आया, मैंने पूछा अमृत और विष कहाँ है? बोले वो तो सड़ गए, तो 67, ठीक है। अमृतलाल नागर की रचना है। और 67 में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इस प्रकार से याद रखेंगे। दो चट्टाने की रचनाकार कौन है दोस्तों? दो चट्टाने, आपको पता है कि जो है बच्चन परिवार में दो चट्टाने हैं, दो चट्टाने। बोले हरिवंश राय बच्चन बोले
कि अभी 2 चट्टानें और होनी है, एक अमिताभ बच्चन और एक अभिषेक बच्चन, 2 चट्टानें और होनी है। तो 2 चट्टानें ये किसकी होंगी दोस्तों? बच्चन की होंगी, यानी कि हरिवंश राय बच्चन, है ना। और आपको पता है 2 चट्टानें अभी भी हैं, है ना। और दोस्तों इसको कब मिला? तो 1968 में मिला, 1968 में मिला, ठीक है। और आपको पता है कि जो चट्टानें होती हैं वो बिल्कुल अड़ी रहती हैं, अड़ग रहती हैं, है ना। कौन? चट्टानें कैसी रहती हैं? अड़ग रहती हैं, अड़ी रहती हैं। अड़ी से आपका उत्तर हो जाएगा 68, अड़ा रहता है। बोले वो चट्टान ऐसा है, वो चट्टान का जो पर्वत है वो ऐसा है कि वो अड़ा रहता है, तो 68। 2 चट्टानें हरिवंश राय बच्चन और अड़ी रहती हैं, तो 68, 1968 आपका बिल्कुल सही होगा। राग दरबारी के रचनाकार बताना है दोस्तों। मैंने कई बार बताया है कि राग दरबारी, दरबार में कौन बैठा है? बोले मेरा लाल बैठा है ना। भारत माता बोलती है कि मेरे दरबार में मेरा लाल बैठा है, मतलब वीर सपूत बैठे हैं मेरे लाल, है ना। तो राग दरबारी के रचनाकार कौन होंगे? श्रीलाल शुक्ल होंगे। और इसे 1969 में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला दोस्तों। और आपको पता है कि एक भारत माता के लाल का जन्म हुआ था 1869 में, 1869 यानी कि महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, है ना। और ये भी भारत माता के लाल थे, ठीक है। और 1969 में भी राग दरबारी को क्या मिल गया? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल गया। और दोस्तों ऐसे ही कई लालों का जन्म हुआ। तो श्रीलाल शुक्ल की 1869 से लेकर के आपको लगा लेना है 100 साल वर्ष 1969, ठीक है। बोले भारत माता के लाल का जन्म हुआ था 1869 में, इसकी 100 साल बाद मतलब 1969, ऐसे याद करना, ठीक है। राग दरबारी। निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है? निराला की साहित्य साधना बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। निराला की जो कहानी है बहुत ही दुख भरी कहानी है। और दोस्तों इन्होंने साहित्य की सेवा की, साहित्य की साधना की, वो सब छोड़ के, विलासिता का जीवन छोड़ के, विलास का जीवन छोड़ के निराला जी ने साहित्य की साधना की, है ना। काय का जीवन छोड़ के विलास का, तो निराला की साहित्य साधना किसकी रचना हो जाएगी? रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा की रचना होगी। और इसे 1970 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और दोस्तों ये विलासपूर्ण जीवन को छोड़कर उन 70 साल तक क्या करते रहे? हिंदी साहित्य की साधना करते रहे, सेवा करते रहे, ठीक है। कब तक? 70 साल तक, ठीक है। तो 1970 में इसे क्या मिलेगा? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल जाएगा, ऐसे याद करेंगे। अगला है कविता के नए प्रतिमान की रचना कौन है? कई बार पूछी गई है दोस्तों, कविता के नए प्रतिमान, है ना। और नए प्रतिमान, और आपको पता है दोस्तों कि आप क्या करते हो? नए नए नाम रखते हो। जब बच्चा पैदा होता है, बच्चा का जन्म होता है, तो आप क्या करते हो? नए नए क्या रखते हो? नाम रखते हो। तो नए प्रतिमान, है ना, तो क्या हो जाएगा? नाम रखते हो तो नामवार से है ना। कविता के नए प्रतिमान नामवार से की रचना हो जाएगी, ठीक है। और इसे कब मिला दोस्तों? तो 1971 में मिला, 1971 में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ये चीज भी आपको याद रखनी है, ठीक है। और दोस्तों जब जन्म होता है तो आप कितने नाम रखते हो? एक। बोले एक नाम रख रहे हैं, 71, ठीक है। तो याद रख लेना 71 में इन्हें क्या मिला है? एक रख रहे हो तो लास्ट में एक भी आएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से रखेंगे। और कविता के नए प्रतिमान, ये रचना तो हमेशा पूछी जाती है, किसकी रचना है? तो नामवार से की है, ठीक है। बुनी हुई रस्सी के रचनाकार कौन है दोस्तों? बुनी हुई रस्सी, बुनी हुई रस्सी 4 विकल्प हैं, 2 सेकंड भी आपको दिए जाते हैं। और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा भवानी प्रसाद मिश्र। दोस्तों एक चीज बताना, जब आप भवानी के दर्शन करने जाते हो तो वहां पर एक क्या है? पचरंगा धागा की बुनी हुई रस्सी रखी रहती है ना। बोले बुनी हुई रस्सी रखी है बेटा, और ये अपने कलाई में बांध लेना, कल्याण हो जाएगा। कहाँ पर जाते हो? भवानी के पास। किसके पास? भवानी के पास जाते हो, बुनी हुई रस्सी बांध के आते हो, और बोले कल्याण हो जाएगा। तो बुनी हुई रस्सी आपको कहाँ मिलती है? भवानी के पास। तो भवानी प्रसाद मिश्र इसकी रचनाकार होंगे। और 1972 में, है ना, 1972 में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल गया। और दोस्तों आपको पता है कि जो है भवानी की कृपा से बेहत भी तर जाता है, बेहत से बेहतर, है ना, बेहतर, है ना। तो याद रख लेना, बेहतर होता है, जो कुछ भी होता है वो क्या होता है? बेहतर होता है।
जब आप बुनी हुई रस्सी बांध लेते हो भवानी की, तो जो कुछ भी होगा वो कैसा होगा, 72 होगा। 72 से आपका बनेगा 72, यानी 1972 में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ठीक है, अगला बताना है दोस्तों, आलोक पर्व के रचनाकार कौन है। तो 4 विकल्प हैं आपके सामने, आलोक पर्व। और मैंने कई बार आपको बताया है कि पर्व हमारे भारत में हजारों पर्व होते हैं। कैसे होते हैं, हजारों पर्व होते हैं। तो आलोक पर्व के रचनाकार कौन होंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। और दोस्तों याद रख लेना 1973 है ना, 73 जो है इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला आलोक पर्व के लिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, है ना। इसको याद रखेंगे, 1-2 बार वीडियो देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। मिट्टी के बारात के रचनाकार कौन है दोस्तों। तो मैंने आपको कई बार बताया है कि जब शिव जी की बारात आई, और बारात में आपने सुना होगा कि बोले भूत ऊत भी नाच रहे थे बारात में, है ना, नाच रहे थे भूत ऊत, तो भभूत अभूत लगा कर आए होंगे, तो ऐसी लग रही होगी कि मिट्टी की बारात आ गई। कौन की आ गई मिट्टी की बारात, शिव जी की मिट्टी की बारात आ गई। और दोस्तों इसे मिला कब, 1974 में। 1974 में तो 74 यानी कि 74 दोस्तों, 74 लग रहा था, 74 या 4 दिशाओं में लग रहा था कि क्या है, मिट्टी की बारात आई है, मिट्टी की बारात आई है। 74 है ना, 74 कर दो, 74 बोले 4 दिशाओं में लग रहा था, 74। ठीक है, तो मिट्टी की बारात को 74 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, और रचना शिवमंगल से सुमन की है, ऐसे याद रखेंगे। अगला है दोस्तों, तमस के रचनाकार कौन है। तमस आपको पता है दोस्तों, तमस मतलब होता है अंधकार, और हम बोलते हैं कि भीष्म अंधकार छाया है। कैसा छाया है, भीष्म अंधकार छाया है। तो तमस को याद रख लेना, तमस मतलब होता है अंधकार, और अंधकार छाया है कैसा, भीष्म। तो तमस के रचनाकार कौन होंगे, भीष्म साहनी होंगे। ठीक है, और 1975 में दोस्तों, 75 में क्या मिल गया, 75 में ने साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल गया दोस्तों। और एक चीज़ और बताना कि जब व्यक्ति 75 साल का हो जाता है ना, तो उसे अंधकार लगने लगता है ना, जीवन अंधकारमय लगने लगता है, और अपने जो है शांति के मार्ग को खोजता है, और कल्याण के मार्ग को खोजता है ना। तो क्या लगता है, अंधकारमय लगता है 75 की साल के बाद। तो तमस के रचनाकार हैं भीष्म साहनी, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और 1975 में से साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला दोस्तों। जहां जैसी ट्रिक निकली बताने का प्रयास किया है, नॉर्मल भी ये भी आप याद रख सकते हो, लेकिन इन रचनाओं को याद रख लेना सबसे पहली प्राथमिकता आपकी बनती है। ठीक है दोस्तों, आज को आपको बताना है तेरी मेरी उसकी बात की रचनाकार कौन है। बहुत ही बढ़िया रचना है, कई बार पूछी जा चुकी है दोस्तों। तेरी मेरी उसकी बात, है ना, अपन बोलते हैं ना कि तेरी मेरी उसकी बात किसी को नहीं बताना। क्या बोलते हैं अपन, तेरी मेरी उसकी बात किसी को नहीं बताना। लेकिन मैं आपसे बोल रहा हूं कि अपने एक ग्रुप है, ग्रुप एडमिन है, यस करके है, यस नाम है उनका, और तेरी मेरी उसकी बात किसको नहीं बताना, यस को नहीं बताना, यस को। ठीक है, याद रखेंगे। आ नंबर आपका बिल्कुल सही है, हमेशा आपकी मदद करते हैं पीडीएफ और हर एक चीज में, यस। तो तेरी मेरी उसकी बात किसको नहीं बताना, यस को नहीं बताना, मतलब इसकी रचनाकार कौन होंगे, यशपाल। ठीक है, यशपाल, यानी कि जो आ नंबर है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। और इसको जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वो मिला 1976 में। 1976 में इस रचना के लिए क्या मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ठीक है, तो याद रख लेना, तेरी मेरी उसकी बात यस को नहीं बताना, और 1976 में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और कब तक नहीं बताना, 76 साल तक नहीं बताना। ठीक है, तो 1976 आपका हो जाएगा साहित्य अकादमी। अगला बताना है दोस्तों, चुका भी नहीं हूं मैं। चुका भी नहीं हूं मैं की रचनाकार कौन है। थोड़ी सी इमेज दी है, अगर आप समझ सको कुछ तो बता दोगे। 4 विकल्प हैं, 2 सेकंड। आपको पता है दोस्तों, आपको पता है कि जब शेर और हिरन क्या करते हैं, साथ साथ दौड़ते हैं एक दूसरे को, मतलब जो शेर है वो हिरन को पकड़ता है, और हिरन कई बार आपने देखा होगा कि क्या करती है, निकल जाती है, और शेर चूक जाता है ना। लेकिन शेर देखता है आजू बाजू, बोले अभी चूका नहीं हूं मैं, चूका भी नहीं हूं, अभी चूका भी नहीं हूं। तो शेर बोलता है चूका भी नहीं हूं। तो इस जो रचना है वो किसकी हो जाएगी, शमशेर बहादुर जी की। ठीक है, याद रखना दोस्तों, इन्हें कवियों का कवि भी कहा जाता है, शमशेर बहादुर साहब को। और ये क्या करते हैं, हिरन और शेर साथ साथ दौड़ते हैं,
साथ साथ दौड़ते हैं तो 1977 में इसे इस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो साथ साथ से याद रख लेना, है ना। और शेर क्या बोल रहा है कि चूका भी नहीं हूं अभी, दूसरा हिरन देख लेंगे, ठीक है। तो शमशेर बहादुर यानी 12 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला बताना है दोस्तों, उतना बस सूरज हूं की रचनाकार कौन है? उतना बस सूरज हूं। 4 विकल्प हैं, 4 में से आपको उत्तर बताना है और आंसर आपका क्या हो जाएगा? उतना बस सूरज हूं। तो हम क्या बोलते हैं दोस्तों, जो उभरता हुआ सितारा होता है, जो भारत का भूषण होता है, वो हम बोलते हैं कि आप तो हमारे भारत के क्या हो? सूर्य हो, सूर्य पुत्र हो। तो उतना बस सूरज हूं क्योंकि आप क्या हो? भारत भूषण हो, भारत भूषण। तो ये भारत भूषण अग्रवाल की रचना है, इसको ऐसे याद करेंगे दोस्तों, ठीक है। बहुत ही बढ़िया है, उतना बस सूरज हूं, भारत भूषण अग्रवाल, ठीक है। और इसे 1978 में दोस्तों, 1978 में क्या मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो याद रख लेना, उतना बस सूरज हूं, भारत भूषण अग्रवाल। अगला है कल सुनना मुझे। कल सुनना मुझे के रचनाकार कौन है? अब दोस्तों एक चीज बताना, मैं अगर आपसे बोलूं कि आज तो आप लोग सुनते नहीं हो मुझे, जब मैं धूल में मिल जाऊंगा तो कल सुनना मुझे। काय में मिल जाऊंगा? धूल में मिल जाऊंगा तो कल सुनना मुझे। तो इसके जो लेखक होंगे वो कौन होंगे? कौन होंगे? कल सुनना मुझे जब धूल में मिल जाऊंगा, तो आपका उत्तर होगा धूमिल, है ना। धूमिल, कल सुनना मुझे धूमिल की रचना है ना। और इसे कब मिला? 1979 में दोस्तों, 1979 में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। ये चीज भी आपको याद रखनी है, ठीक है। अब मैं आपसे कभी भी पूछूंगा कल सुनना मुझे जब धूल में मिल जाऊंगा, तो धूमिल, ठीक है। धूमिल यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है दोस्तों जिंदगी नामा जिंदा रुख। कई बार पूछी गई ये रचना, और आपको पता है दोस्तों कि हम जब हिंदी साहित्य में पढ़ते हैं तो मीराबाई को जरूर पढ़ते हैं, मीराबाई को पढ़ते हैं, है ना। और मीराबाई को जब हम पढ़ते हैं तो इनके बारे में सिर्फ इतना ही कहा जाता है कि इन्होंने अपनी जिंदगी कृष्ण के नाम कर दी। किसके नाम कर दी? कृष्ण के नाम कर दी। जिंदगी नामा जो रचना होगी वो किसकी होगी? जिंदगी नाम कर दी किसके? कृष्ण के। तो कृष्णा सोबती, है ना। जिंदगी नामा जिंदा रुख ये कृष्णा सोबती की है, क्योंकि जिंदगी नाम कर दी साहब, है ना, कृष्ण के। तो कृष्णा सोबती आ नंबर आपका बिल्कुल सही है। और 1980 में दोस्तों, 1980 में क्या मिला? क्या मिला? यानी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला जिंदगी नामा जिंदा रुख के लिए, ठीक है। याद रख लेना, मैं कभी भी पूछूं जिंदगी नामा के रचनाकार कौन है, आप बता दोगे सर जिंदगी नाम कर दी कृष्ण के, ठीक है। तो कृष्णा सोबती, है ना। अगला बताना ताप के ताए हुए दिन। दोस्तों दिन बहुत सारे आते हैं, सुख के दिन आते हैं, दुख के आते हैं, वैसे ही ताप के ताए हुए दिन आए हैं। और आप ताप के ताए हुए दिन कैसे देख रहे हो? अपने लोचन से देख रहे हो। यहाँ पर देखो ये लोचन है ना। और त्रिलोचन यानी कि जिसकी 3 आंखें हो, है ना, वो त्रिलोचन। और ताप के ताए हुए दिन हमने कैसे देखे? लोचन से देखे, तो त्रिलोचन, है ना, त्रिलोचन। अब मैं कभी भी पूछूंगा कि ताप के ताए हुए दिन ये रचना किसकी है, आप बता देना कि सर ताप के ताए हुए दिन आए तो जरूर थे, लेकिन हमने लोचन से देखे थे, त्रिलोचन से देखे थे, ठीक है। तो त्रिलोचन यानी कि बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखें विकलांग श्रद्धा का दौर के रचनाकार कौन है? 4 विकल्प हैं दोस्तों। विकलांग श्रद्धा का दौर, श्रद्धा आपने देखी होगी दोस्तों। श्रद्धा अपन बोलते ना यार, पूर्ण श्रद्धा से आप अगर काम करोगे तो आपका काम सफल होगा। लेकिन लोगों की आजकल की जो श्रद्धा है वो कैसी हो गई है? विकलांग हो गई है। कैसी हो गई श्रद्धा? विकलांग हो गई है। और इसके बारे में हरि यानी कि भगवान शंकर भी सोचते हैं कि लोगों की श्रद्धा विकलांग हो गई है। तो विकलांग श्रद्धा का दौर है ये। हरि मतलब भगवान और शंकर मतलब शंकर जी। तो हरि शंकर परसाई, है ना, व्यंग्यकार हैं दोस्तों, हरि शंकर परसाई, ठीक है। हरि के प्रति, शंकर के प्रति लोगों की श्रद्धा विकलांग होती जा रही है, इसलिए बहुत सारे क्या है संकट आ रहे हैं। श्रद्धा बना के रखो, श्रद्धा को क्या नहीं करना? विकलांग नहीं करना। तो विकलांग श्रद्धा का दौर हरि शंकर परसाई, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। और दोस्तों इसे 1982 में क्या मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला 1982 में। और ये ताप के ताए हुए दिन के लिए मिला 1981 में। ये चीज भी आपको याद रखनी है, ठीक है। ताप के ताए हुए दिन लोचन से देखे और 81 जो है बार देखे,
है ना, और 1981 इसका रचना साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और ये विकलांग श्रद्धा का दौर हरिशंकर परसाई व्यंग्यकार हैं, 1982 में से साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला दोस्तों। अब दोस्तों खूंटियों पर टंगे लोग, खूंटियों पर टंगे लोग, अब ऐसा नहीं लग रहा कि खूंटियों, अगर खूंटी होती तो एक व्यक्ति, और खूंटियों पर यानी कि बहुत सारे लोग खूंटियों पर टंगे हैं। अब बहुत सारे लोग टंगे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, सर्वे करना पड़ेगा, सर्वे कि यार कितने लोग टंगे हैं ऐसे खूंटियों पर। तो खूंटियों पर टंगे लोगों का क्या करना है, सर्वे करना है। तो इसके लेखक कौन होंगे, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। कौन होंगे, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अब मैं कभी भी आपसे पूछूंगा कि खूंटियों पर टंगे लोग किसकी रचना है, तो आप बोलोगे सीधा सीधा कि सर खूंटियों पर लोग टंगे हैं तो इनका सर्वे करना है, यानी कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। और इसे 1983 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और आपने सर्वे किया तो कितने लोग टंगे थे, 83 लोग टंगे थे। कितने, 83। तो 1983 में से साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल गया, खूंटियों पर टंगे लोग, है ना। अगला है लोग भूल गए हैं। लोग भूल गए हैं किसे, पहले बोलते थे रघुवीर सहाय करना, राम सहाय करना, आज तो लोग भूल गए हैं रघुवीर को, है ना। लोग भूल गए हैं किसको, रघुवीर को। पहले तो बोलते थे रघुवीर सहाय, मुंह से आवाज निकली रघुवीर सहाय करना, लोग भूल गए हैं, यानी कि कैसे, रघुवीर। आ नंबर आपका बिल्कुल सही है ना। वो आपने सुना होगा दोस्तों, क्या होगा कि दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे ना कोई, और सुख में सुमरन सब करे तो दुख काहे को हो। इसलिए लोग भूल गए हैं, है ना, क्योंकि लोगों के पास सुख आ गया है। मत भूलो रघुवीर को और यही सहाय करेंगे। तो लोग भूल गए हैं रघुवीर सहाय की रचना है, बहुत बढ़िया है, पूछी जाती है। और 1984 में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। ठीक है दोस्तों, मैं एक बात जरूर कहूंगा कि जितनी भी साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत रचनाएं हैं, ज्ञानपीठ, व्यास सम्मान, ये सबसे पहले आपके लिए महत्वपूर्ण होती हैं, है ना, क्योंकि ये रचनाएं अधिकांश पूछी जाती हैं। तो लोग भूल गए हैं कैसे, रघुवीर सहाय। ठीक है, कब्बे और काला पानी की रचनाकार कौन है दोस्तों, कब्बे और काला पानी। आपने सुना होगा दोस्तों, आजादी के पूर्व काले पानी की सजा होती थी। काले पानी की सजा यानी कि अगर एक काले पानी की सजा हो गई अगर व्यक्ति को, तो वो वापस नहीं आ पाता था कभी। काले पानी की सजा, है ना। अंडमान निकोबार द्वीप आपने देखा होगा, वहां पर इसको समुद्र के उस पार भेज दिया जाता था और वहां से वापस नहीं आता था कभी व्यक्ति। और कब्बे और काला पानी, यहां पर आप देखो समुद्र में एक साइड काला पानी है और एक साइड कैसा है, निर्मल पानी है। तो हमें कैसा पानी पीना है, काला पानी नहीं पीना, हमें निर्मल पानी पीना है। कैसा, निर्मल। तो कब्बे और काला पानी की रचनाकार कौन होंगे, निर्मल वर्मा। बोले सर मुझे काला पानी नहीं पीना, मुझे तो निर्मल पीना है। तो काला पानी और निर्मल वर्मा, है ना, ये काला पानी, इसी का संबंध किससे होगा, निर्मल पानी से। तो निर्मल वर्मा इसके रचनाकार होंगे। और 1985 में इसे क्या मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ये चीज भी आपको याद रखनी है। मैं कभी भी अब पूछूंगा, आप कभी नहीं भूलोगे, मैं बोलूंगा कब्बे और काला पानी, तो आप बता दोगे कि काला पानी नहीं सर, मुझे निर्मल पानी पीना है, तो निर्मल वर्मा। ठीक है, अगला है अपूर्वा के रचनाकार कौन है दोस्तों, ये याद रखना है, बहुत ही बढ़िया रचना है अपूर्वा। और अपूर्वा दोस्तों एक केदारनाथ अग्रवाल जी की रचना है, केदारनाथ अग्रवाल। ठीक है, और आपको पता होगा कि पूर्व में केदारनाथ में एक बहुत भयंकर क्या आई थी, बाढ़ आई थी। तो केदारनाथ में पूर्व में आई थी। तो अपूर्वा ये केदारनाथ अग्रवाल की है। और दोस्तों 1986 में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, 1986 में अपूर्वा के लिए। ठीक है, और केदारनाथ अग्रवाल इसके रचनाकार हैं। इन्हें कैन का कवि भी कहा जाता है, केदारनाथ अग्रवाल जी को। अगला है दोस्तों मगध के रचनाकार कौन है, मगध। अब एक चीज बताना दोस्तों कि जो मगध है, मगध के जो राजकुमार थे वो क्या करते थे, मगध के आपने क्या पढ़ा था, मगध एक साम्राज्य था, है ना, बहुत बड़ा साम्राज्य था मगध। और मगध यहाँ पर रचना आई है। तो मगध के जो राजा होते थे दोस्तों, जब किसी को सजा देते थे तो वो क्या करते थे, कान पकड़ते थे। क्या पकड़ते, कान पकड़ के सजा देते थे। तो श्रीकांत आपका बिल्कुल सही होगा, श्रीकांत, यानी कि जो डी नंबर है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना, श्रीकांत आपका सही होगा, श्रीकांत। ठीक है, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। 1987 इसका रचना काल है, क्या है, 1987। ठीक है, रचना काल नहीं मतलब इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। मगध के रचनाकार हैं श्रीकांत वर्मा और 1987 में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ये चीज आपको याद रखनी। ठीक है,
अगला है दोस्तों अरण्य की रचनाकार कौन है? अरण्य, अरण्य मतलब आपको पता है क्या होता है? अरण्य मतलब होता है वन, और वन में कौन गए थे? अयोध्या के नरेश श्री राम गए थे वन में कि नहीं गए? 14 साल का वनवास हुआ और कहाँ गए थे? अरण्य में गए थे, वन में गए थे। कौन गए थे? नरेश। तो अरण्य के रचनाकार कौन होंगे? नरेश मेहता, है ना। ऐसे कॉमन सेंस लगाना है और कुछ भी नहीं है ये, ना कोई ट्रिक है ना कुछ, सिर्फ अरण्य में कौन गए थे? तो बोले अयोध्या के नरेश गए थे, है ना। तो नरेश मेहता, आ नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। और दोस्तों 1988 में इसे क्या मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला अरण्य के लिए, ठीक है। नरेश मेहता जी की बहुत ही बढ़िया रचना है, याद रखना। अकाल में सारस की रचनाकार कौन है दोस्तों? अब दोस्तों एक चीज याद रखनी है, एक है केदारनाथ अग्रवाल और एक है केदारनाथ सिंह, ठीक है। केदारनाथ अग्रवाल की रचना अपूर्वा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, लेकिन जो अकाल में सारस है ये केदारनाथ सिंह की रचना है, केदारनाथ सिंह, है ना। और इसे भी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, यानी बी नंबर आपका सही हो जाएगा। और अकाल में सारस कहाँ जा रहे थे? केदारनाथ जा रहे थे। अकाल में सारस, ये सारस हैं दोस्तों, सारस, है ना। और सारस आपने देखे होंगे। और ये कहाँ जा रहे थे अकाल में? केदारनाथ जा रहे थे, केदारनाथ। तो केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह की रचना है अकाल में सारस। और 1989 में दोस्तों इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, ये चीज भी आपको याद रखनी है, ठीक है। 89। अगला है नीला चांद के रचनाकार कौन है दोस्तों? नीला चांद। और दोस्तों आपने देखा होगा शंकर जी को, आपने देखा है इनकी मूर्ति को आपने देखा है, इनकी सिर पर यहाँ पर एक चांद का वो रहता है, चांद का चित्र बना रहता है इस प्रकार से। तो नीला चांद, यहाँ पर देखो तस्वीर में देखो शंकर जी की, जरा प्रणाम कर दो सभी लोग, है ना। और ये नीला चांद है, किसके सिर पर है? शिव जी के। तो ये नीला चांद रचना किसकी होगी? किसकी होगी? शिव प्रसाद सिंह की, ठीक है। अब किसी और की तो नहीं होगी? बोले सर नहीं होगी। अब जब नीला चांद आपने दिखा ही दिया है तो ये नीला चांद तो कभी नहीं भूलेंगे शिव प्रसाद सिंह। और इसे मिला 1990 में। 1990 में क्या मिल गया दोस्तों? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, साहित्य अकादमी, ठीक है। इसको आपको याद रखना है दोस्तों। मैं वक्त के हूँ सामने, मैं वक्त के हूँ सामने, मैं अगर किसी से बोलूँ कि मैं वक्त के हूँ सामने, तो वो बोलेगा यार वक्त के सामने क्यों खड़ा है? गिर जा, क्या कर? गिर जा। तो मैं वक्त के हूँ सामने क्यों खड़ा है? गिर जा, यानी कि गिरजा कुमार माथुर, ठीक है। गिरजा कुमार माथुर इसके रचनाकार हो जाएंगे। अब वक्त के सामने खड़े नहीं होना है, गिर जाना है, ठीक है। तो गिरजा कुमार माथुर, मैं वक्त के हूँ सामने, गिरजा कुमार माथुर। और 1991, ठीक है, 1991 में दोस्तों इसे क्या मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला 1991। और 90 में इसे मिला था आपकी नीला चांद के लिए, ठीक है। ये तो आपको पता है, नीला चांद 90 में इसे मिला। 1991 में मैं वक्त के हूँ सामने, इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल गया। और ढाई घर के रचनाकार कौन है दोस्तों? अब देखो दोस्तों एक चीज याद रखना कि हमने यहाँ पर पढ़ा कि मैं वक्त के हूँ सामने, गिरजा कुमार माथुर, ठीक है। लेकिन ढाई घर, अब यहाँ पर कॉमन सेंस लगाना, ढाई घर हो कैसे गया? 3 घर हुए हो, पहले तो होंगे 3 घर, 3 घर में से आधा घर क्या हो गया? गिर गया, गिर गया, बचे कितने? ढाई घर। तो ढाई घर में से आधा, 3 में से आधा गिरा, क्या गिरा? घर गिरा। तो कौन होंगे? गिरा तो गिरिराज किशोर, है ना। गिरिराज किशोर, बोले आधा घर गिर गया है, गिर गया है तो गिरिराज किशोर, ठीक है। बचे कितने घर? ढाई घर। थे कितने? 3 घर थे इस प्रकार से। और यहाँ से आधा घर गिर गया तो बचे ढाई। बोले सर ढाई घर, आधा कहाँ गया? बोले गिर गए। तो गिरिराज किशोर, यानी आ नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। ढाई घर के रचनाकार गिरिराज किशोर। और 1992 में इसे क्या मिल गया? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल गया। बहुत ही बढ़िया, कई बार पूछी गई है। अब आप कभी नहीं भूलोगे, आप तो वीडियो देखकर भूल जाना वीडियो को। जब आप परीक्षा हॉल में बैठोगे और क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो ये ट्रिक आपको याद आ ही जाएगी। आपको कोई कोड याद नहीं करवा रहा मैं, सिर्फ आप प्रश्न को देखोगे और उत्तर आप 101% सही लगा के आए हुए, ठीक है। ढाई घर की रचनाकार गिरिराज किशोर हैं। अर्धनारीश्वर की रचनाकार बताना है। अर्धनारीश्वर दोस्तों, अर्धनारीश्वर, ये आपने देखा होगा कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनमें आधे गुण तो होते हैं नारी के और आधे होते हैं पुरुष के, है ना। अब बोले सर बोले यार आधे गुण आप में नारी के आधे पुरुष के हैं,
ये कैसा हुआ? अरे बोले अब विष्णु जी हैं सृष्टि के रचयिता, जैसा बनाया भगवान ने वैसा है ना। तो किसने बनाया सृष्टि को? विष्णु जी ने। अब भगवान ने जैसा बनाया यानी कि अर्धनारीश्वर बनाया, तो अर्धनारीश्वर हैं यानी कि विष्णु प्रभाकर। ठीक है, विष्णु प्रभाकर। बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारी धारणाएं हैं दोस्तों इस सृष्टि के बारे में, है ना, बहुत सारी हैं। पृथ्वी की रचना कैसे हुई, धार्मिक मान्यताएं हैं, वैज्ञानिक मान्यताएं हैं, सारी मान्यताएं अलग अलग हैं। ठीक है, फिलहाल हमें सिर्फ याद करने का ये माध्यम है ना, और याद अपन करते रहते हैं। कहीं नहीं बहीं की रचनाकार कौन है? दोस्तों अब ये रचना है, कहीं नहीं बहीं। अब बोले सर ऐसे कैसे याद होगी? ये होगी कैसे याद होगी? 4 विकल्प हैं, 2 सेकंड आपको दिए जाएंगे। कहीं नहीं बहीं, जब सीता जी का हरण हो गया दोस्तों, तो इन्होंने कहा था कि हमें कहीं नहीं, हमें वहीं बैठना है। कहाँ? अशोक के वृक्ष के नीचे। कहीं नहीं वहीं, तो कहीं नहीं वहीं के रचनाकार कौन होंगे? अशोक वाजपेयी। कौन होंगे? अशोक वाजपेयी, क्योंकि सीता जी ने कहा कि हमें कहीं नहीं वहीं बैठना है। जो शोक को हरता है वो क्या है? अशोक वृक्ष, और अशोक के नीचे बैठना है हमें कहीं नहीं वहीं, यानी कि अशोक के वृक्ष के। तो अशोक वाजपेयी इसके रचनाकार होंगे, और 1994 में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। बहुत ही बढ़िया रचना है, आप कभी नहीं भूलोगे। बोले कहीं नहीं वहीं, कहाँ? अशोक के वृक्ष के नीचे। ये यहाँ पर देखो चित्र में जरा, ये हनुमान जी आए हैं और सीता जी अशोक के वृक्ष के नीचे बैठी। बोले हमें कहीं नहीं जाना, हम तो वहीं जाना, अशोक के वृक्ष के नीचे। ठीक है, तो इस प्रकार से याद रखेंगे, है ना। कोई दूसरा नहीं की रचनाकार कौन होंगे? कोई दूसरा नहीं, है ना। कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों, कैसा होता है? बोले कोई दूसरा नहीं, हमें तो कौन चाहिए? कुंवर चाहिए, कुंवर, है ना। कुंवर किसको बोलते हैं? आप लोग पढ़ते होंगे, कुंवर किसको बोलते हैं? बोलते होंगे, है ना। तो कभी कभी ऐसा होता है, हमें कोई नहीं चाहिए, हमें सिर्फ कुंवर चाहिए। क्या चाहिए? कुंवर। तो कुंवर नारायण, कुंवर नारायण, यानी कि जो आ नंबर है वो आपका बिल्कुल सही होगा। कोई दूसरा नहीं, कुंवर चाहिए, कुंवर आ नंबर। आप लोग अपने अपने हिसाब से याद कर लेना। और 1995 में इस रचना के लिए दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार चाहिए। और कितने साल का कुंवर चाहिए? 95 साल का। कितने साल का? 95। ठीक है, तो 95 याद रख लेना। 1995, कुंवर नारायण, कोई दूसरा नहीं, कुंवर चाहिए। 1995 में से साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल गया। मुझे चांद चाहिए, लो अब कुंवर चाहिए, अब चांद चाहिए। तो मुझे चांद चाहिए दोस्तों। अब चांद अगर आपको चाहिए है तो ऐसा नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा भाई? जब अपन ऊपर चांद आकाश में है, बोले इंद्र भी रहते वहीं पर, इंद्र से क्या करनी पड़ेगी अपन को? परमिशन लेनी पड़ेगी, परमिशन। बोले मुझे चांद चाहिए। अब चाहिए तो ठीक है, और इंद्र को क्या कहते हैं? सुरेंद्र भी कहते हैं। इंद्र का पर्यायवाची होता है दोस्तों सुरेंद्र। क्या होता है? सुरेंद्र, है ना। तो अगर चांद चाहिए तो इंद्र की परमिशन लेना है, सुरेंद्र की परमिशन लेना है, तो सुरेंद्र वर्मा। मुझे चांद चाहिए, सुरेंद्र वर्मा की रचना है। कभी भी याद रख लेना, बहुत अच्छी रचना है मुझे चांद चाहिए, और इसके लिए आपको सुरेंद्र की परमिशन लेनी पड़ेगी, इंद्र की परमिशन लेनी पड़ेगी। और डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, तो आपसे पहली बार आपसे पूछा जाता है, पहला प्रश्न पूछा जाता है कि अनुभव के आकाश में चांद की रचनाकार कौन है दोस्तों? तो 4 विकल्प हैं आपके, लीलाधर जगूड़ी, अरुण कमल, विनोद कुमार और मंगलेश डबराल। ये 4 में से 2 सेकंड में आपको बताना है दोस्तों। और किसी को अनुभव के आकाश में जाना है दोस्तों, तो उसका जुगाड़ करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? जुगाड़। अनुभव के आकाश में जाना है, अनुभव के आकाश में, है ना, चांद पर जाना है, तो क्या करना पड़ेगा? जुगाड़ करना पड़ेगा, यानी कि जगूड़ी। क्या हो जाएगा? जगूड़ी, लीलाधर जगूड़ी। अनुभव के आकाश में चांद पर अगर जाना है तो जुगाड़ करना होगा, मतलब अनुभव के आकाश में जो चांद के रचनाकार हैं वो कौन हो जाएंगे? लीलाधर जगूड़ी। ठीक है, ये चांद है दोस्तों, और ये अनुभव के आकाश का चांद है, और इस पर जाना है तो यहाँ से आपको जुगाड़ करना पड़ेगा। जुगाड़, राजस्थान में चलता है जुगाड़, है ना। और 1997 में दोस्तों इस रचना के लिए क्या मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ठीक है, अब आपकी अगर संतान बोले कि मुझे अनुभव के आकाश में चांद पर जाना है, तो आप जुगाड़ कर देना। ठीक है, संतान बोलेगी यानी कि 97। ठीक है, 97 में से साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ठीक है, ये चीज याद रखनी है दोस्तों। और अगला है नए इलाके में के रचनाकार कौन है? नए इलाके में दोस्तों, अब हमें नए इलाके में
कमल खिलाना है। क्या खिलाना है? कमल खिलाना है। तो नए इलाके में की रचनाकार कौन होंगे? अब 2 सेकंड में आप उत्तर बता देना। मैंने थोड़ी सी आपको हिंट दे दी है कि नए इलाके में कमल खिलाना है तो कौन होंगे? अरुण कमल। कौन होंगे? अरुण कमल इसके रचनाकार होंगे। और 1998 में इसे क्या मिलेगा दोस्तों? साहित्य अकादमी पुरस्कार। कब? 1998 में। अब कभी आपसे पूछा जाएगा नए इलाके में, बोले सर कमल खिलाना है, तो अरुण कमल, ठीक है। और 1998 में इसे कौन सा पुरस्कार मिलेगा? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। दीवार में एक खिड़की की रचनाकार कौन है दोस्तों? दीवार में एक खिड़की, है ना। तो इसको याद करना है कि कोई आपका विनोद नाम का मित्र है और विनोद के दीवार में एक खिड़की है। क्या कहोगे? विनोद के दीवार में एक खिड़की है, यानी कि दीवार में एक खिड़की के रचनाकार होंगे विनोद कुमार शुक्ल, यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, विनोद कुमार शुक्ल, दीवार में एक खिड़की, ठीक है। और इसका जो आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वो कब मिला? 1999 में, ठीक है। याद रख लेना दोस्तों, दीवार में एक खिड़की है मतलब काय का फेर है? 99 का फेर है, इसलिए इस खिड़की को बंद करना है, ठीक है। तो दीवार में एक खिड़की, किसकी दीवार में? विनोद की दीवार में एक खिड़की है, मतलब 99 का फेर है। 99 हम बोलते हैं ना, 99 का आंकड़ा है। सचिन तेंदुलकर कई बार 99 पे आउट हुआ, 99 का कुछ तो आंकड़ा होगा ना। तो 1999 में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ये चीज भी आपको देखनी है। अगला है दोस्तों, हम जो देखते हैं वो कैसा होता है? हम जो देखते हैं वो मंगल मंगल होता है ना। तो मंगलेश डबराल जी की रचना है, हम जो देखते हैं वो कैसा होता है? मंगल मंगल देखते हैं, है ना। कभी हमने अमंगल नहीं देखा, हम जो देखते हैं वो मंगल मंगल देखते हैं, और हम जो देखते हैं वो मंगल मंगल हो जाता है। तो हम जो देखते हैं कैसा देखना है? मंगल मंगल देखना है। मंगल मंगल हो जाए तो मंगलेश डबराल, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और 2000, जी हाँ दोस्तों, 2000 इसका सन है। 2000 में से साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलेगा। और दोस्तों आपको कहीं 2000 रुपये मिल जाएं तो आपका तो मंगल मंगल हो जाएगा, है ना। बोले हम जो देखते हैं वो 2000 का नोट देखते हैं, और बोले मंगल मंगल हो जाता है ना। 2000 का नोट मिल जाए तो मंगल मंगल हो जाएगा। मंगल, डी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। कली कथा बाया बाईपास की रचनाकार कौन है दोस्तों? तो बताना है, 4 विकल्प हैं, 4 में से आपको बताना है। कली कथा बाया बाईपास, तो जल्दी से बताना है। ऐसे याद रखेंगे दोस्तों, कैसे याद रखेंगे कि अलका का पलका बाईपास में डला है और वहां पर क्या हो रही है? कथा हो रही है, ठीक है। अलका का पलका बाईपास में डला है और क्या हो रही है? कथा हो रही है। तो कली कथा बाईपास की रचनाकार कौन होंगे? अलका श्रावगी, ठीक है। अब याद रखेंगे, कभी नहीं भूलना है, अलका का पलका कहाँ डला है? बाईपास में, और वहां पर क्या हो रही है? कथा हो रही है। सभी को सुनने जाना है, ठीक है। कली कथा बाया बाईपास अलका श्रावगी की रचना है। और 2001 में कब मिला इन्हें? 2001 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। बहुत ही बढ़िया रचना है दोस्तों, कली कथा बाया बाईपास, ठीक है। तो इस प्रकार से ये तो सिर्फ मात्र याद करने का एक तरीका है, ट्रिक है, जिससे आपके माइंड में सेट हो जाए, ठीक है। बाकी कोई वास्तविकता से लेना देना नहीं रहता अपनी ट्रिक का, ठीक है। तो कली कथा बाया बाईपास की जो रचनाकार हैं वो अलका श्रावगी हैं, इतना आपको याद रखना। 2 पंक्तियों के बीच, दोस्तों आप लोग बोलते हो सर पंक्तियां याद करवा दो, पंक्तियां याद करवा दो, लेकिन मुझे पता है मैं क्यों नहीं करवाता। पंक्तियों में बड़ा जोश होता है। क्या होता है? 2 पंक्तियों के बीच बड़ा जोश होता है। बोलती हैं सर मेरी ट्रिक पहले बनवाओ, बोलती है मेरी ट्रिक पहली बनाओ। 2 पंक्तियों के बीच क्या है? जोश है। मेरी ट्रिक पहले बनाओ, मेरी ट्रिक पहले बनाओ, ठीक है। इसलिए मैं बना नहीं पा रहा हूँ। 2 पंक्तियां बोलती हैं, है ना। 2 पंक्तियों के बीच क्या है? जोश है। तो 2 पंक्तियों के बीच के रचनाकार कौन होंगे? राजेश जोशी। राजेश जोशी यानी कि जोश, है ना, राजेश जोशी। तो जोशी से क्या आएगा? जोश। और 2 पंक्तियों के बीच क्या है? जोश है ना। तो 7 नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। और इसे 2002 में, अब 2 पंक्ति आ रही हैं दोस्तों, है ना, 2 पंक्ति आ रही हैं, तो 2002 में क्या मिलेगा? आगे पीछे
आगे 2 और पीछे 2। बोले ऐसा नंबर बताओ जिसमें आगे 2 और पीछे 2। बोले 2002। अब 2 पंक्तियों के बीच जोश है तो राजेश जोशी, इस प्रकार से याद रखेंगे। और 2002 में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल जाता है। ठीक है, कितने पाकिस्तान के रचनाकार कौन है दोस्तों? कितने पाकिस्तान है ना, मैंने बोला कि पाकिस्तान है, बोले कितने पाकिस्तान है बता दो, मैं सभी जगह क्या खिला दूंगा? कमल खिला दूंगा, है ना, कमल खिला दूंगा, वहां के लोग अच्छे बन जाएंगे, है ना। तो कितने पाकिस्तान के रचनाकार कौन होंगे? कौन होंगे? कमल खिला दूंगा तो कमलेश्वर। कौन होंगे? कमलेश्वर, है ना। याद रख लेना, इनकी एक आत्मकथा है दोस्तों। गर्दिश के दिन जब इनकी आत्मकथा पढ़ोगे, इनके बारे में पढ़ोगे तो आपको भी आंसू आ जाएंगे कमलेश्वर के बारे में। इनकी ये रचना है कितने पाकिस्तान, और इसे 2003 में दोस्तों इसे क्या मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ठीक है, तो कितने पाकिस्तान के रचनाकार कौन है? बोले सर जितने भी पाकिस्तान हो, कितने पाकिस्तान है सब बता दो, मैं सभी के अंदर संस्कार भर दूंगा, कमल खिला दूंगा वहां पर। ठीक है, तो कमलेश्वर, कमल खिला दूंगा तो कमलेश्वर। ठीक है, अगला है दोस्तों दुष्चक्र में सृष्टा की रचनाकार कौन है? दोस्तों बहुत ही बढ़िया ट्रिक है कि जब दुष्चक्र का क्या आता है, दुष्चक्र का फेर आता है, दुष्चक्र का फेर आता है तो वीरान हो जाता है दोस्तों, है ना। वो जगह वीरान हो जाती है जब दुष्चक्र का फेर आता है। तो दुष्चक्र में सृष्टा की रचनाकार कौन है? दुष्चक्र में सृष्टा की रचनाकार होंगे बीरेन डंगवाल। कौन है? बीरेन डंगवाल। दुष्चक्र, बोले हमारे ऊपर तो क्या चल रहा है? दुष्चक्र चल रहा है और हम तो क्या हो गए? वीरान हो गए, है ना। तो बीरेन डंगवाल, वीरान से हो जाएगा बीरेन डंगवाल। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे, है ना। आपको आप कभी नहीं भूलेंगे। बोले सर दुष्चक्र की बात कर रहे हो, जब दुष्चक्र का फेर आता है तो लोग वीरान हो जाते हैं, है ना, वो जगह वीरान हो जाती है। और 2004, ठीक है, 2004 याद रख लेना है। 2004 में दुष्चक्र में सृष्टा, और 2004 में आपको पता है दोस्तों कि सुनामी आई थी, और सुनामी आई यानी कि दुष्चक्र, है ना, दुष्चक्र आया और वो जगह ही वीरान हो गई जहां जहां सुनामी आई। ठीक है, तो याद रखेंगे दुष्चक्र जब भी आता है तो वीरान, तो बीरेन डंगवाल की है। और 2004 में सुनामी आई तो 2004 में वीरान हो गए दोस्तों अच्छे अच्छे स्थान। तो 2004 में से साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल जाता है किसे? दुष्चक्र में सृष्टा के लिए। ठीक है, अगला है क्याप के रचनाकार कौन है? क्याप, बहुत सारे लोगों को पता है कि क्या आप मनोहर श्याम जोशी हैं? क्या आप मनोहर श्याम जोशी हैं? तो क्या आप, तो क्याप, है ना, क्याप, और आप हैं क्या? मनोहर श्याम जोशी। इनकी रचना है दोस्तों। इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला 2005 में। कब मिला? 5 में मिला। ठीक है, तो मनोहर श्याम जोशी, 5 लिखना, है ना। 5 में इन्हें क्या मिल गया? क्या मिला, है ना, 2005 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल गया क्याप के लिए। ठीक है, अब संशयात्मा के रचनाकार कौन है दोस्तों? संशयात्मा 4 विकल्प हैं दोस्तों, और आपने देखा होगा दोस्तों बहुत सारे लोगों को क्या होता है? संशय होता है, संशय, है ना। संशय समझते हो? बोले यार मुझे संशय है, लेकिन जो ज्ञानेंद्र पति होते हैं, ज्ञान के पति होते हैं, उनके अंदर कोई संशय नहीं होता। क्या नहीं होता? संशय। यानी कि आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ज्ञानेंद्र पति। संशय आत्मा नहीं होती जो ज्ञान के पति होते हैं, है ना। तो ज्ञानेंद्र पति आपका बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, वो आत्मा संशय आत्मा नहीं है जो ज्ञानेंद्र की पति है, ज्ञान की पति है। और बी नंबर आपका, कभी भी अब आपसे पूछेंगे संशय आत्मा के रचनाकार कौन है? बोले संशय उनके मन में नहीं होता जिनके अंदर ज्ञान है, ज्ञान के वो पति हैं, है ना। तो इस प्रकार से याद रखेंगे, ज्ञानेंद्र पति की रचना है। और दोस्तों 2006 में क्या मिला? इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ठीक है, तो याद रख लेना, है ना। और जिनमें ज्ञान होता है, क्रिकेट खेलने का जिनमें ज्ञान होता है, वो बिल्कुल बिना संशय के 6-6 मारते रहते हैं दोस्तों, 6-6, है ना, 6-6 बाउंड्री मारते हैं। तो 2006 में इसे क्या मिल जाता है? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल जाता है। ऐसे याद करेंगे। अगला है इन्हीं हथियारों से, इन्हीं हथियारों से क्या बोल देंगे? इन्हीं हथियारों से ना करके हम दोस्तों क्या बोलेंगे? इन्हीं हाथों से, इन्हीं हाथों से क्या हो जाएंगे? अमर हो जाएंगे। इन्हीं हाथों से अमर हो जाएंगे। तो इन्हीं हाथों से ये रचना किसकी होगी? अमर हो जाएंगे तो अमरकांत। ठीक है, इन्हीं हाथों से अमर हो जाएंगे, यानी कि अमरकांत की रचना है। और विकल्प नंबर जो सी है आपका, वो बिल्कुल सही हो जाएगा, अमरकांत। ठीक है, इन्हीं हाथों से क्या हो जाएंगे? अमर हो जाएंगे।
और 2007 में, है ना दोस्तों, और साथ में अमर होना है ना, सभी को साथ में अमर हो जाना, कोई भाग नहीं जाना, है ना। नहीं तो बोले सर मैं पहले अमर हो जाऊंगा बाद में हो जाना, है ना। साथ में अमर होना है। 2007 में इन्हीं हथियारों के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अब आप कभी नहीं भूलोगे, बोले इन्हीं हथियारों से, अच्छा सर ने बताया था इन्हीं हाथों से अमर होना है और साथ में होना है, मतलब 2007 में इस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल गया। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, कोहरे में कैद रंग, आपने देखा होगा कहीं कहीं गोविंद जी की अगर मूर्ति लगी है और कोहरा छाया है ना, और आपको दर्शन करने हैं तो कोहरे में कैद रंग, कोहरे में रंग कैद हो जाता है और हमें गोविंद जी के दर्शन नहीं हो पाते। तो गोविंद मिश्र की रचना है कोहरे में कैद रंग। फिर आप क्या बोलोगे कि गोविंद जी की जो मूर्ति है कोहरे में कैद रंग हो गई, कोहरे में कैद रंग गोविंद मिश्र, इस प्रकार से याद रखेंगे। ठीक है, और इसे 2008 में क्या मिला दोस्तों, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ठीक है, कोहरे में कैद रंग गोविंद मिश्र, है ना, याद रखेंगे गोविंद मिश्र। और अगला है हवा में हस्ताक्षर की रचनाकार कौन है दोस्तों। और दोस्तों आपने पढ़ा होगा, 2 सेकंड में आप अपने उत्तर को तो चयन करते रहें, कमेंट में उत्तर बताते रहें। ठीक है, हवा में हस्ताक्षर दोस्तों आपको पता है कि जो कैलाश पर्वत है वहां शंकर जी गए थे तपस्या करने, पता है आपको, पता है। और ये कैलाश पर्वत इतना ऊंचा है, इतना ऊंचा है दोस्तों कि हवा में हस्ताक्षर करता है। कौन, कैलाश पर्वत। तो कैलाश से क्या बनेगा, कैलाश वाजपेयी, कैलाश वाजपेयी हवा में हस्ताक्षर करते हैं। कौन, कैलाश पर्वत। तो इतना याद रख लेना, हवा में हस्ताक्षर कौन करता है, कैलाश पर्वत। तो कैलाश से आपका बनेगा कैलाश वाजपेयी की रचना होगी हवा में हस्ताक्षर। ठीक है, हवा में हस्ताक्षर कैलाश वाजपेयी। अब आप कभी नहीं भूलोगे, मैं बोलूंगा हवा में हस्ताक्षर किसकी रचना है, बोले सर आपने ही तो बताया था कि हवा में हस्ताक्षर करता है कैलाश पर्वत, तो कैलाश वाजपेयी होंगे, है ना। और 2009, ठीक है, 2009 में क्या हुआ, इस रचना को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और मैं बोलूंगा आपसे कि आप भी हवा में हस्ताक्षर करोगे क्या, तो आप बोलोगे नो, मुझे नहीं करना हवा में, मैं तो कागज में कर दूंगा, है ना। तो 9 से बनेगा आपका 9, 2009 में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हवा में हस्ताक्षर के लिए। तो इस प्रकार से याद रखना। अगला है दोस्तों मोहनदास के रचनाकार कौन है, जल्दी से बताना है। आपने सुना होगा, कई बार सुना होगा, मोहनदास जब भी बात आती है तो आपके अंदर आ जाता है मोहनदास करमचंद गांधी। आता है कि नहीं, सभी लोगों को आता है दोस्तों। जब मोहनदास करमचंद गांधी का उदय हुआ, 1869 में इनका जन्म हुआ, मतलब उदय हुआ, तो ये सारे भारत में क्या लेकर के आए, प्रकाश लेकर के आए। कौन, मोहनदास। तो मोहनदास रचना के रचनाकार कौन होंगे, उदय प्रकाश। कौन होंगे, उदय प्रकाश। बोले सर मोहन का जब उदय हुआ तो प्रकाश लेकर के आए, तो उदय प्रकाश। मोहनदास जो रचना होगी वो किसकी होगी, उदय प्रकाश की होगी। यानी जो डी नंबर है वो आपका बिल्कुल सही होगा। और दोस्तों 2010 जो 10 है, इस मोहनदास रचना के लिए क्या मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो याद रख लेना है। और मोहनदास ने 10 देशों में मोहनदास की आज मूर्ति लगी होगी, लगी कि नहीं लगी, लगी है। 10 देश आज मानते हैं मोहनदास करमचंद गांधी जी को, है ना। तो मोहनदास की रचनाकार कौन है, उदय प्रकाश। इस प्रकार से याद रखेंगे। और 10 देशों में मूर्ति लगी है तो 2010 में से क्या मिलेगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार। इस प्रकार से जितनी भी साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत रचनाएं हैं उनको हम लोग पढ़ते रहेंगे और दोस्तों रटते रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, रेहन पर रगदू के रचनाकार कौन है, मनोहर श्याम जोशी, काशीनाथ सिंह, अमरकांत या फिर उदय प्रकाश। रेहन पर रगदू बताना है कौन है, तो जल्दी से आपको बताना है। रेहन पर रगदू बहुत ही बढ़िया रचना है और ये है दोस्तों काशीनाथ सिंह की। किसकी है, काशीनाथ सिंह की रचना है रेहन पर रगदू, याद रखेंगे। और 2011 में दोस्तों क्या मिला, इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो याद रख लेना। कैसे याद रखोगे कि जो है काशी बनारस में क्या है, यहाँ पर रेहन पर रगदू छिड़क दी जाती है ना। और 2011 में से मिल गया था। इस प्रकार से आप याद कर लेना, रेहन पर रगदू काशी में रेहन पर रगदू, ठीक है, काशीनाथ सिंह। अगला है पत्थर फेंक रहा हूं की रचनाकार कौन है। पत्थर फेंक रहा हूं, कहाँ फेंक रहे हो, चंद्र के तले,
चंद्र के ताले तोड़ना है। काय के ताले तोड़ना है? चांद के ताले तोड़ना है, इसलिए पत्थर फेंक रहा हूं, क्योंकि हमारा मंगल मिशन नहीं पहुंच पाया था, है ना। इसलिए चांद के क्या करना है? ताले तोड़ रहा हूं। पत्थर फेंक रहा हूं किस लिए? चांद के ताले तोड़ने के लिए, क्योंकि हमारा मंगल मिशन पहुंच नहीं पाया था, ताला डले होंगे शायद, है ना। तो पत्थर फेंक रहा हूं चांद के, यानी कि चंद्रकांत देव ताले, तो ताले चांद के ताले तोड़ने के लिए, है ना। क्या फेंक रहा हूं? पत्थर फेंक रहा हूं। अब आप कभी पत्थर फेंकोगे, बोले क्यों फेंक रहे हो? बोले सर चांद के ताले तोड़ने के लिए, हमारा मंगल मिशन नहीं पहुंच पाया था, है ना। तो चांद के ताले याद रख लेना। और 2012 में दोस्तों, 2012 में क्या हुआ? इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला 12 में, ठीक है। और 12 पत्थर इन्होंने फेंके थे, बोले हम 12 पत्थर फेंकेंगे और चांद का ताला टूट जाएगा, ठीक है। तो 2012 में। मिलजुल मन की रचनाकार कौन है दोस्तों? 4 विकल्प हैं, बहुत ही बढ़िया ट्रिक है दोस्तों। जिसका मन मृदुल होता है, कैसा होता है? मृदुल होता है, वो मिलजुल कर रहता है, और जिसका मन कठोर होता है वो मिलजुल कर नहीं रहता, है ना। तो मृदुल मन सभी को बना के रखना है ना, ताकि सभी लोग मिलजुल कर रहें। मिलजुल मन, अब कभी पूछा जाएगा आपसे कि मिलजुल मन जो रचना है वो किसकी है, तो आप बिल्कुल सही बताओगे, मृदुला गर्ग। बोले सर आपने तो बताया था कि मन को मृदुल रखो ताकि सभी लोग कैसे रहें? मिलजुल कर रहें। तो मृदुला गर्ग, यानी कि जो सा नंबर है वो आपका बिल्कुल सही होगा। और 2013, है ना, 2013 में से साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, है ना। तो कभी पूछ लेना अपने जितने भी साथी हैं कि तेरा मन मृदुल है कि नहीं। अपने जितने भी साथी हैं, ग्रुप के साथी हैं, जो भी वीडियो हैं, एक दूसरे से पूछ लेना तेरा मन मृदुल है कि नहीं। सर ने तो बोला था कि मृदुल मन करके रखो, है ना, सभी मिलजुल के रहना है। तो तेरा मन मृदुल है कि नहीं, तेरा मन मृदुल है कि नहीं। तो 2013 में इसे क्या मिल गया? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल गया, ठीक है। तो याद रख लेना है, मन को कैसा रखना है? मृदुल, और मिलजुल कर रहना है, ठीक है। और तेरा मन मृदुल है कि नहीं, इस प्रकार से। अगला है विनायक की रचनाकार कौन है दोस्तों? आपको पता है विनायक किसे बोला जाता है? विनायक बोला जाता है दोस्तों गणेश जी को, है ना। आप देखते हैं गणेश जी की पूजन करते हैं और इन्हें विनायक बोला जाता है, ठीक है। और 2 सेकंड में आप अपना उत्तर तो बताते ही जाएंगे। और दोस्तों रमेश चंद्र जो साय हैं, रमेश चंद्र साय, ये विनायक की बहुत पूजन करते हैं। कौन? रमेश चंद्र साय। सभी लोग किया करो, लेकिन ये रमेश चंद्र साय हैं, रमेश चंद्र, ये बहुत पूजन करते हैं किसकी? विनायक की। तो विनायक के रचनाकार कौन होंगे? रमेश चंद्र साय होंगे। और 2014 में क्या मिलेगा? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलेगा, ठीक है। कब? 2014 में विनायक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, और ये रचना किसकी है? रमेश चंद्र साय की है, ठीक है। आग की हंसी के रचनाकार कौन है दोस्तों? आग की हंसी, 4 विकल्प हैं, मनोहर श्याम जोशी, रामदरस मिश्र, मृदुला गर्ग, या फिर उदय प्रकाश। दोस्तों बहुत ही बढ़िया ट्रिक है कि जब सीता जी की जो अग्नि परीक्षा हुई थी, अग्नि परीक्षा हुई, तो आग की हंसी भी चाहती थी कि मुझे राम के दरस मिल जाएं। आग की हंसी क्या चाहती थी? कि मुझे राम के दरस मिल जाएं। और आग की हंसी के जो रचनाकार होंगे वो कौन होंगे? रामदरस मिश्र। अब आप कभी नहीं भूलोगे, है ना। बोले सीता जी की रचना, सीता जी की जब अग्नि परीक्षा हुई तो आग की हंसी भी चाह रही थी कि मुझे क्या मिल जाएं? राम के दरस मिल जाएं। यानी कि आपका जो विकल्प नंबर बी है, रामदरस मिश्र, बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है। और 2015 में दोस्तों, 2015 में क्या मिला, है ना, क्या मिला? इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, ठीक है, 15, है ना। तो याद रख लेना है आपको, पानी डरा यानी 15, है ना। आग अगर जले तो पानी डरा दे, 15 दे, है ना, पानी डरा दे, इस प्रकार से। तो 15 आपको याद रखना, आग की हंसी, रामदरस मिश्र। अगला है दोस्तों पारिजात उपन्यास की रचनाकार कौन है? पारिजात, है ना दोस्तों। पारी ऐसी खेलना है कि जिसका ना सिरा हो, ना सिरा हो ना कुछ भी हो, पारी ऐसी खेलना है ना। जिंदगी की पारी भी अपन को ऐसा खेलना है कि ना सिरा हो, लोग याद करते करते थक जाएं कि उसने कितना अच्छा किया था। तो कोई सिरा नहीं होना चाहिए, ना सिरा, ठीक है। लोग अपने लिए जीते हैं, लेकिन अपन को ऐसा करना है कि लोग याद करते करते थक जाएं, लेकिन ना सिरा ना हो, ऐसी पारी खेलना है जिंदगी की, ठीक है। तो पारिजात से होगा पारी, और पारी खेलना है
जिसका ना सिरा हो, तो ना सिरा शर्मा, ना सिरा शर्मा है ना, ना सिरा हो ना अंत हो, ठीक है। तो ना सिरा शर्मा की रचना है पारिजात, उपन्यास है ये, बहुत ही बढ़िया है। और 2016 में दोस्तों क्या है, 2016 में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और दोस्तों कई लोग तो 16 साल की उम्र में ही ऐसी पारी खेल देते हैं, ऐसी पारी खेल देते हैं कि उनकी ज़िंदगी का कोई सिरा नहीं रहता, है ना। तो ना सिरा, तो 16 साल की उम्र में, तो पारिजात याद रख लेना, बोले पारी खेलना है 16 साल की उम्र में भी पारी खेलना है जिसका ना सिरा हो, इस प्रकार से याद रखेंगे, ठीक है। विश्व मिथक सरित सागर की रचनाकार कौन है? दोस्तों बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, आपको कैसे याद रखना, विश्व मिथक सरित सागर, विश्व में बहुत सारी सरिता हैं और सरिता कहाँ मिलती हैं? सागर में, यानी कि सरित सागर, सरित सागर। और दोस्तों आपको पता है कि जो सरिता हो या फिर सागर हो, ये में कई कुंटल मेघ गिरते हैं, काय में? सरिता और सागर में। तो सरित सागर में कई कुंटल मेघ गिरते हैं, तो कुंतल मेघ, रमेश कुंतल मेघ इसके रचनाकार होंगे, क्योंकि सरिता और सागर में कई कुंटल मेघ गिरता है ना। तो याद रख लेना, मेघ गिरता है, मेघ से क्या होती है? बरसात होती है ना, तो मेघ से बरसात होती है, पानी गिरता है, तो याद रख लेना कई कुंतल गिरता है, काय में? सरिता और सागर में। तो विश्व में तक सरित सागर, अब सरित से सरिता और सागर में। तो इतना ही आपको जब भी प्रश्न ये आएगा और आपको याद आ जाएगा सरिता और सागर, इसमें तो कई कुंतल मेघ गिरता है, तो कुंतल मेघ, ठीक है। और 2017 में दोस्तों क्या हुआ, 2017 में इसे मिल गया साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अगला है दोस्तों पोस्ट बॉक्स नंबर 203 की रचनाकार कौन है? बहुत ही बढ़िया रचना है ना, और कई बार पूछी जाती है दोस्तों। आप लोग क्या करते हो, पोस्ट बॉक्स करते हैं कि नहीं, है ना। मैंने पोस्ट बॉक्स कर दिया है यार, आप लोग बोलते हो पोस्ट बॉक्स। और पोस्ट बॉक्स नंबर 203 का हमें क्या बनाना है? चित्र बनाना है। पोस्ट बॉक्स 203 का क्या बनाना है? चित्र बनाना है। तो पोस्ट बॉक्स नंबर 203 के रचनाकार कौन होंगे? चित्रा मुद्गल। यहाँ पर देखो ये पोस्ट बॉक्स नंबर 3 है ना, और ये किसकी है? चित्रा मुद्गल की है। और हमें पोस्ट बॉक्स नंबर 203 का क्या बनाना है? चित्र बनाना है, चित्र, तो चित्रा मुद्गल, ठीक है। और 2018 में दोस्तों, 2018 में क्या हो गया? इस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल गया 2018 में, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, बोले पोस्ट बॉक्स नंबर 203 का हमें चित्र बनाना है, तो चित्रा मुद्गल 2018 में से साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल जाएगा। अगला है छीलते हुए अपने को की रचनाकार कौन है? छीलते हुए अपने को, आपको पता है दोस्तों कि किशोर जो होते हैं, किशोर, आपके घर में भी किशोर होते, वो तो छीलते रहते पापा को, 50 का दे दो, 100 का दे दो, छीलते रहते हैं। कौन? किशोर, किशोर। तो नंद किशोर आचार्य, नंद किशोर है ना, नंद होते हैं, बोले मेरा नंद है, छोटा सा नंद है, किशोर है, और वो पापा को क्या कहता है? छीलता रहता है, कभी 50 दे दो, कभी 5 दे दो, कभी 10 दे दो, छीलते हुए अपने को। कौन? किशोर। तो नंद किशोर आचार्य की रचना है ना। और इसे 2019 में दोस्तों क्या मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ये चीज आपको याद रखनी है, कभी भी पूछा जाएगा बोले छीलते हुए अपने को, कौन? किशोर, नंद किशोर आचार्य, ठीक है। और 2019 में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल गया। और वैसे भी किशोरों की जो आयु होती है वो 18-19 वर्ष की होती है ना। 12 से 18 वर्ष किशोरावस्था कहलाती है, तो ये किशोर ही कहलाते 19। तो इस प्रकार से याद रखना है दोस्तों। अब आपको बताना है कि सबसे अच्छी ट्रिक कौन सी लगी, ठीक है, कमेंट में जरूर बताना। और साहित्य अकादमी पुरस्कार को मैंने आपको पूरा का पूरा याद करवा दिया। लगभग 60 से ऊपर रचनाएं थी, जिनके कुछ के आपको सन भी याद करवाए हैं, है ना, कुछ के सन भी आपको याद हो गए होंगे, कुछ के कभी भी आपको याद हो गए होंगे। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट के माध्यम से बताएं, कहां तक आपके लिए बेहतर है, कहां तक आपके लिए मददगार है। इस प्रकार के जो वीडियो आ रहे हैं, है ना, वो किस प्रकार से हैं दोस्तों? ये हमारी ट्रिक है, किसी भी प्रकार की कोई भी ट्रिक को आप अन्यथा कभी नहीं लेंगे, है ना। सिर्फ मेरा एक उद्देश्य है याद करवाने का, तो अपन ट्रिक बनाते हैं कि आपको याद हो जाए। मेरा कोई उद्देश्य किसी विशेष से क्या नहीं है, बुराई का नहीं है, किसी भी प्रकार का नहीं है, ठीक है। अब आपको बताना है मुक्ति बोध के रचनाकार कौन है? मुक्ति बोध। दोस्तों मुक्ति बोध हमने बहुत पढ़ा कि मुक्ति हो जाती लोगों की, क्या हो जाती? मुक्ति। बोलते हैं कुछ लोग, बोलते हैं मेरी मुक्ति अच्छे से हो जाए भगवान, बोलते ना, ऐसे ही मुक्ति करना है अपन को भी। और मुक्ति बोध तो अब बोलोगे सर ये तो कवि का नाम है ना, कवि का नाम तो है, लेकिन
एक ऐसे कवि हैं जिनकी रचना भी है मुक्तिबोध, है ना। एक रचना पूछी जाती है तुलसीदास, तुलसीदास। अब तुलसीदास आप बोलोगे सर ये तो कवि की रचना, कवि हैं तुलसीदास, नहीं, एक तुलसीदास रचना भी है, कई बार पूछी गई है, यूपी टेट आदि में कई बार पूछी गई है, ठीक है। तो मुक्तिबोध आपको बताना है इसकी रचनाकार कौन है, ठीक है, ये चीज़ आपको बतानी है। और आपको बतानी है दूसरा क्वेश्चन एक आपको बताना है दोस्तों कि जयशंकर प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक कौन था, है ना। जयशंकर प्रसाद को आप जानते होंगे, छायावाद के प्रवर्तक थे, और इनका प्रथम यानी कि फर्स्ट ऐतिहासिक नाटक जो था वो कौन सा था, ये भी आपको कमेंट में लिखना है, ढूंढ करके लिखना है, याद करके लिखना है, जैसे भी लिखना है। इन 2 प्रश्नों के आंसर आपके चैलेंज के रूप में दिए जाते हैं। तो सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, और लगभग 20 वीडियो आपके हिंदी साहित्य के ऐसे ट्रिकी वीडियो हो गए कि जिन्होंने 20 प्रश्न देख लिए, 20 वीडियो देख लिए, उनका कॉन्फिडेंस बहुत हाई लेवल का होगा, बहुत सारी चीज़ें उनको याद हो चुकी होंगी और उनको भी पता नहीं होगा, है ना। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों IAS स्टडी ट्रैक यूट्यूब चैनल से आपको जुड़ना है, साथ ही टेलीग्राम ग्रुप से भी आपको जुड़ना है। टेलीग्राम ग्रुप में आपको क्या करना है, सर्च करना है IAS स्टडी ट्रैक और ज्वाइन हो जाना है। और जो भी साथी व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं उनके लिए 9098609291 ये नंबर दिया है, इस नंबर पर आपको मैसेज करना है और आपको तुरंत ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा जल्दी बताएं और सब्सक्राइब कर लें। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।